हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी से लेके मई तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे और इस वीडियो में हम कवर करेंगे 50 क्वेश्चन। ये वीडियो का पहला पार्ट है। ऐसे 3 वीडियो और आएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारतीय प्रवासी की सबसे बड़ी आबादी किस देश में रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो यूएनओ जारी करता है। और यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 24 अक्टूबर 1945 को। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो है एंटोनियो गुटारेस जी। हमारा अगला प्रश्न है, देश के सबसे बड़े मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये देश का सबसे बड़ा मल्टी लॉजिस्टिक पार्क है। अगर पूछा जाए आपसे कि देश में सबसे पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खोला जा रहा है, तो वो याद रखिएगा असम में राज्य में खोला जा रहा है। आप इन दोनों प्रश्नों में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पूछे आपसे कि देश में पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क, तो वो असम है, और देश का सबसे बड़ा मल्टी लॉजिस्टिक पार्क तो वो है गुजरात राज्य में खोला जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये जो लॉजिस्टिक पार्क है वो भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। इस लॉजिस्टिक पार्क से सड़क, रेल, जल और हवाई यात्रा की सीधी कनेक्टिविटी होगी। अगला प्रश्न है कि बाइचुंग भूटिया के नाम पर फुटबॉल स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो वो याद रखिएगा सिक्किम राज्य में बनाया जा रहा है। और आपको पता होगा ये बाइचुंग भूटिया जी भारत के फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। और अगर बात करें हम सिक्किम राज्य की, तो 16 मई 1975 को ये भारत का 22वां राज्य बना था। और सिक्किम में कुल 4 जिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, धानु यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1947 से 1948 के बीच में इसकी शुरुआत होती है। और इसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल माना जाता है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और ध्यान रखिएगा कि संस्कृति मंत्रालय ने 2014 में धानु यात्रा को राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा प्रदान किया है। हमारा अगला प्रश्न है, 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है गोवा में। और ध्यान रखिएगा ये हर वर्ष गोवा में ही आयोजित किया जाता है। और इसका फोकस देश बांग्लादेश था। और इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1952 में इस महोत्सव की शुरुआत होती है। हमारा अगला प्रश्न है, उमगोद नदी भारत की सबसे स्वच्छ एवं निर्मल नदी घोषित की गई है, यह किस राज्य में बहती है? तो याद रखिएगा ये मेघालय में बहती है। ये है उमगोद नदी। और मेघालय राज्य को 21 जनवरी 1972 को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रगान की पंक्ति में फॉर वी आर यंग एंड फ्री को संशोधित करके फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिया गया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये यंग की जगह ये वन कर दिया गया है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रगान को क्या कहा जाता है? एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर कहा जाता है। और इसे अपनाया कब गया था? 1948 में इसे अपनाया गया था। और बात करें भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की, तो इन दोनों को ही 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो इसका सही आंसर होगा फेम योजना। इस फेम योजना का उद्देश्य है इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देना। ये लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2015 से ये लागू है। और इसका दूसरा चरण 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुआ है, आप ये ध्यान रखिएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक देश भर में 60 से 70 लाख हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की ओर से किसे सिल्वर साल्वर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीपाल सिंह जी। पृथ्वीपाल सिंह जी पहले ऐसे भारतीय हैं जो जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों में अपना सेवा दिया इन्होंने। और याद रखिएगा भारत के पहले सीडीएस कौन रहे? जनरल बिपिन रावत जी हैं। अगला प्रश्न है, स्पेस पोर्टल, ये स्पेस पोर्टल किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट से ये पोर्टल संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के तहत इसे लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य निर्णय लेना नहीं है, आप याद रखिएगा। इसका उद्देश्य केवल तथ्यों को
संसाधित करेगा और न्यायाधीशों की सहायता के लिए तथ्य उपलब्ध कराएगा। इसका सिर्फ यही काम है। और याद रखिएगा कि प्रारंभ में इसका प्रयोग बम्बई और दिल्ली उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा प्रायोगिक आधार पर किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा वर्तमान में है 33+1, जिसमें 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं और एक होते हैं CJI। और अगर पूछ ले कि इससे पहले कितने हुआ करते थे, तो याद रखिएगा वो होते थे 30+1, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 30 जो है अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। और याद रखिएगा कि करंट में अभी 27 जो जज हैं वो हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में, और जिसमें से एक सिर्फ महिला है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नूरा अल मातूसी किस देश की पहली अंतरिक्ष यात्री होंगी? तो ये जो नूरा अल मातूसी हैं वो संयुक्त अरब अमीरात की पहली अंतरिक्ष यात्री होंगी। याद रखिएगा ये UAE के साथ अरब देशों में ये पहला मौका है जब किसी महिला को अंतरिक्ष में जाने की अनुमति मिली है, इजाज़त मिली है। और UAE से याद रखिएगा कि इसका जो मंगल मिशन है उसका नाम है होप, आप इसे भी याद रखिएगा। और अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला का क्या नाम है? क्रिस्टीना कोच जी हैं। ये कहाँ की हैं? ये हैं USA की। और UAE से याद रखिएगा आप ICC का मुख्यालय कहाँ है? वो है दुबई में। और ICC की स्थापना कब हुई थी? तो वो याद रखिएगा 1909 में हुई थी। आप इन दोनों बात को भी याद रखिएगा। हमारा 12वां प्रश्न है, कनाडा साहित्य गौरव नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से किस केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया है? तो ये हैं रमेश पोखरियाल जी। इन्हें उत्कृष्ट लेखन और साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है, और ये हमारे भारत के शिक्षा मंत्री हैं। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हर घर जल योजना का लक्ष्य पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? तो याद रखिएगा ये है गोवा, जिसने हर घर जल योजना का लक्ष्य पूरा कर लिया है। इसका लक्ष्य कब तक था? तो याद रखिएगा 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया था, जिसे गोवा ने पहले ही पूरा कर लिया है। और पूछे कि दूसरा राज्य कौन है ये लक्ष्य पूरा करने वाला, तो वो है तेलंगाना, तीसरा अंडमान निकोबार और चौथा है पुदुचेरी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और जो हर घर जल योजना है वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत चलाया गया था, और जो जल जीवन मिशन है वो 15 अगस्त 2019 को चलाया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंजिके रहाणे विश्व के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें मूलग मेडल से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो ये याद रखिएगा ये पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी क्रिकेट टीम के कप्तान जॉनी मूलक के नाम पर इस मेडल का नाम रखा गया है, और याद रखिएगा इसकी शुरुआत इसी वर्ष हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, पुतोला नाच किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये है असम राज्य से संबंधित है। और ये न्यूज़ में क्यों आया? तो पुतोला नाच के द्वारा कोविड-19 में लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में आया। और सतरिया असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, और एक बुक लिखी गई है असम राज्य पे। उस बुक का नाम है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। इसे लिखा है पद्मपाणि पोरा जी ने। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा वेस्ट दारफूर प्रांत कहाँ स्थित है? तो इससे पहले हम मैप में देखते हैं। ये देखिए ये है वेस्ट दारफूर प्रांत। ये कहाँ स्थित है? ये है सूडान में स्थित है। आप याद रखिएगा ये न्यूज़ में क्यों आया? तो यहाँ पे गैर अरब और अरब लोगों के बीच जो जातीय हिंसा हो गई, इसलिए ये न्यूज़ में आया। तो ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इसका जो लोकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। ये देखिए इसकी जो सीमा है वो रेड सी से भी लगती है, और बाकी जो ये देश हैं इन्हें भी आप देख लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर पूछ ले आपसे कि क्या सूडान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो आप देखिए नहीं, इसकी सीमा रेड सी से लगती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सूडान। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेता को उसकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? तो ये हैं अनुपम खेर जी हैं।
और इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है योर बेस्ट डे इज टुडे, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पिनरई विजयन लगातार दूसरी बार केरल राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, ये किस पार्टी से संबंधित हैं? तो ये है एलडीएफ पार्टी से संबंधित हैं। और देखिए यहाँ जो चुनाव हुए वो 140 सीटों पर चुनाव हुए और बहुमत के लिए चाहिए थे 71 सीट, जिसमें एलडीएफ को 94 सीट मिली, कांग्रेस को 40 और अन्य को 6 सीटें मिली हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो वह है मोहम्मद आरिफ जी। अगला प्रश्न है, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव का संबंध किससे है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, मरुस्थलीकरण को रोकने से है। इसको देखिए मैप से समझते हैं, जो ये मरुस्थल है ये इससे आगे ना बढ़े, इसके लिए ये ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। ये याद रखिएगा, ये 2007 में अफ्रीका संघ ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इसमें सहारा मरुस्थल की दक्षिण सीमा से लगे 11 देश और अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर शामिल हैं। और हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के लिए 14 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और याद रखिएगा, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है, 2021 में पद्म विभूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, 2021 में कुल 119 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें से 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री। और एक नाम शिंजो आबे जी को याद रखिएगा, जिन्हें इस 2021 में पद्म विभूषण दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बेरोजगारी की दर को सर्वाधिक बताया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। याद रखिएगा, पहले स्थान पे हरियाणा राज्य है और दूसरे स्थान पे राजस्थान राज्य है, तीसरे स्थान पे दिल्ली है। और बात करें हम CMIE की, ये जो संस्था है इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। और याद रखिएगा, जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं वो हैं संतोष कुमार गंगवार जी। हमारा अगला प्रश्न है, 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो ये है इनटू द डार्कनेस। और याद रखिएगा, ये फिल्म कहाँ की है? डेनमार्क की ये फिल्म है। ये जो फेस्टिवल है ये हर साल गोवा में ही होता है। और फोकस देश कौन सा है इसका? तो इस साल बांग्लादेश था। और इसकी स्थापना कब होती है इस अवार्ड की? तो 1952 में इसकी स्थापना होती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2021 में भारत चीन के बीच नाथुला दर्रे में हिंसक झड़प हुई, यह दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, ये जो दर्रा है वो सिक्किम में स्थित है। इसको हम मैप से देखते हैं, ये देखिए ये है सिक्किम और यहीं पे है नाथुला दर्रा, जो सिक्किम और चाइना के बॉर्डर पे स्थित है। बात करें हम सिक्किम के बॉर्डर की, तो सिक्किम के उत्तर में चाइना है, पश्चिम में नेपाल का बॉर्डर है और नीचे यहाँ देखिए ये है भूटान का बॉर्डर। इसको आप याद रखिएगा। और आपसे अगर पूछ ले कि एक भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम से लगती है, तो वो देखिए वो है वेस्ट बंगाल। देखिए इसकी सीमा सिक्किम से लगती है, तो आप ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र कुमार भंडारी जी को सम्मानित किया गया है। इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है? तो आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। और याद रखिएगा, यह पुरस्कार हर साल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर दिया जाता है। और इस पुरस्कार में एक संस्था के मामले में 51 लाख रुपए नगद और एक प्रमाण पत्र तथा एक व्यक्ति के मामले में 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यहाँ एक और बात याद रखिएगा, ये 23 जनवरी है, इसको हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फुटबॉल खिलाड़ी वेन रूनी ने संन्यास की घोषणा की है, ये किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। याद रखिएगा, ये इंग्लैंड की तरफ से सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड है इनका।
और बात करें अगर फीफा वर्ल्ड कप की, तो अगला वर्ल्ड कप 2022 में कतर में होगा, और इससे पहले जो हुआ था वर्ल्ड कप वो 2018 में रूस में हुआ था। और फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये हैं इन्फेंटिनो। हमारा अगला प्रश्न है, सार्थक योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय। ये लाया क्यों गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ये जो नई शिक्षा नीति है उसके उद्देश्य एवं लक्ष्यों को हासिल करने में ये मदद करेगा। और हमारी जो पुरानी शिक्षा नीति है उसके जगह पे 5+3+3+4 को लाया जाएगा। इससे पहले शिक्षा नीति 1986 में लाया गया था, और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो है रमेश पोखरियाल जी। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2021 रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएन द्वारा। इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है ये जान लीजिए आप। ये इसमें कहा गया है कि कोविड-19 के कारण 2020 में भारत में 9.6 की गिरावट आई है, और वहीं 2021 में 7.3 की दर से ये वृद्धि करेगा। और वहीं इस रिपोर्ट ने चीन को 2021 में 7.2% की दर से वृद्धि करने का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने कीवी मिशन योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। इसका उद्देश्य क्या है? तो कीवी के उत्पादन को बढ़ाना है, क्योंकि विदेशों से आयात करने पर इसका मूल्य अधिक होता था। अगला प्रश्न है, थैला बैंक की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, देश का पहला बुद्धिस्ट पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो वो है सांची में, और इसकी लागत क्या होगी? वो है 25 करोड़ की, और ये 2 वर्षों में बनकर तैयार होगा। और ये सांची कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिएगा ये हैं रिचर्ड शार्प। और बीबीसी की स्थापना कब हुई थी? 1922 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन, ब्रिटेन में है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान की शुरुआत की है। यह योजना कब लॉन्च की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 2021 को। और 24 जनवरी 2021 को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। और पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो वो है 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। अब यहाँ पंख के अलग अलग लेटर के अलग अलग मतलब हैं, इसको भी आप समझ लीजिए। जैसे P फॉर प्रोटेक्शन, A फॉर अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स, N फॉर न्यूट्रिशन, K फॉर नॉलेज एंड H फॉर हेल्थ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ग्रीन टैक्स के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह टैक्स किन वाहनों पर लगेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 वर्ष पुरानी वाहनों पर लगेगा। और इस टैक्स से जो फंड इकट्ठा होगा उसका प्रयोग प्रदूषण को समाप्त करने में लगाया जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये जो टैक्स है इसमें कृषि वाहनों को छूट मिली है, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जैसे वाहनों को छूट मिली है। और ये योजना कब से लागू होगी? 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी। हमारा अगला प्रश्न है, माना फॉरेस्ट टावर कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंगलुरु में। ये देखिए ऐसा कुछ बनाया जाएगा, ये 14 मंजिल का होगा माना फॉरेस्ट। और ये इस सोच के साथ बनाया जा रहा है जहां इंसान को और प्रकृति को एक दूसरे के नज़दीक लाया जा सके। और याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट जो है इटली से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर है। और इस अग्रीमेंट के तहत सदस्य देशों को आयात और निर्यात पर लगने वाला टैक्स नहीं भरना होगा या बहुत कम भरना होगा। और याद रखिएगा इसमें 15 सदस्य हैं। भारत भी इसका पहले सदस्य था, लेकिन 2019 में भारत इससे निकल गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने वन स्कूल वन आईएएस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया है केरल राज्य ने। और याद रखिएगा यूपीएससी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रदीप जोशी हैं। और यूपीएससी किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो वह है 315। हमारा अगला प्रश्न है, स्पेस एक्स ने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह किस देश से संबंधित है? तो ये है अमेरिका देश से संबंधित है। और अगर पूछा जाए कि 143 सैटेलाइट किस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था, तो वह है फॉल्कन 9। और ये किसकी कंपनी है? तो एलोन मस्क की कंपनी है। और इससे पहले भारत ने PSLV C-37 रॉकेट की मदद से 104 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है।
और ये कब किया था? 2017 में। और याद रखिएगा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा, और रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस, और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है। अगला प्रश्न है, लकड़ी से बना पहला सैटेलाइट कौन सा देश लॉन्च करेगा? तो ये है जापान करेगा, और ये 2023 तक लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रवासी दिवस 2021 का थीम क्या था? तो ये था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। पहली बार इसका आयोजन 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा शुरू किया गया था, और 2020 में इसका कहीं आयोजन नहीं हुआ कोविड-19 के कारण, और 2019 में इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सा इस्पात कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का पहला एकीकृत कारखाना है? तो ये है राउरकेला। कुछ और स्टील प्लांट हैं, उन्हें भी आप याद रखिएगा, जैसे बोकारो झारखंड में है और ये रूस की मदद से बनाया गया था। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, ये भी रूस की मदद से। और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ये ब्रिटेन की मदद से बनाया गया था। और जो राउरकेला है वो उड़ीसा में है, जो जर्मनी के मदद से बनाया गया था। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड का संबंध किस देश से है? तो ये है अमेरिका से। और याद रखिएगा, ये पहली बार 1929 में दिया गया था, और अभी बेस्ट फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड को मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड एंथनी हॉपकिंस को मिला है, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फ्रांसिस मैकडोरमेंड को मिला है। और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा कि एंथनी हॉपकिंस सबसे बुजुर्ग एक्टर हैं ऑस्कर जीतने वाले। अगला प्रश्न है, 2021 में तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास एमफैक्स 21 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार में किया गया है। और अंडमान निकोबार से याद रखिएगा, जो रॉस आइलैंड है इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। जो नील आइलैंड है उसका नाम शहीद द्वीप कर दिया गया है, और जो हैवलॉक आइलैंड है इसका नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया है। और ध्यान रखिएगा, इन तीनों का नाम 2018 में चेंज हुआ है। यहाँ देखिए, ये है रॉस आइलैंड, यहाँ पे रॉस आइलैंड है, ये है हैवलॉक आइलैंड, और यहाँ है नील आइलैंड। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान। ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो ऐसे 3 और वीडियो आएंगे जिसमें जनवरी से लेके मई मंथ का करंट अफेयर कवर किया जाएगा, तो आप उसे देखिएगा जरूर। तब तक के लिए आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।